न्यू सृजन एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। आज प्रस्तावना पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रस्तावना से आते हैं, जो थोड़े टेढ़े होते हैं, उन्हें सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। प्रारंभ करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग। पहले तो आपकी प्रस्तावना का प्रारंभ जो है इससे होता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है, यानी कि ये जो प्रस्तावना है ये पूरे भारत के लोगों को इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये पूरे भारतवासियों के लिए ये संविधान है। नेक्स्ट इसमें शब्द है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसे कह देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपका संप्रभुता। संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता का सीधा सा आशय है कि हम आत्मनिर्भर हैं। जो हमारा देश है, भारत है, वो आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है। उसके फैसले कोई और नहीं करेगा, भारत स्वयं करेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा तात्पर्य है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेंगे। हमारा अपना संविधान है, हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। इसमें नेक्स्ट आपका शब्द है समाजवादी। समाजवादी से भी प्रश्न आता है कि समाजवादी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया है या प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। एक तो जोड़ा गया था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष से भी जानते हैं। और ये प्रश्न पूछ करके आपको पूरा घुमा देता है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही मतलब है। दोनों को अगर पूछा जा रहा अलग अलग, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक 42वें संविधान संशोधन में एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता, एकता और अखंडता।
ये 3 जो शब्द हैं आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता, एकता या अखंडता, ये आपके जो तीनों शब्द हैं 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो ये आपका प्रश्न आता है, पंथ निरपेक्ष अर्थात एक ही बात हुई आपकी, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक ही बात हुई। अब हम समाजवादी के मतलब को समझेंगे। ये जो समाजवादी शब्द है इससे क्या तात्पर्य है? यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विचार रखता है, या अर्थात जो समाजवादी हैं यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है या सार्वजनिक सेक्टर है वह एक साथ मिलकर काम करते हैं, समाजवादी से मतलब है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इससे तात्पर्य क्या है? इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसका मतलब यह है कि भारत का जो है, भारत का कोई धर्म नहीं है, ना किसी भारत के राज्य का कोई धर्म है। ये आपका प्रश्न आता है। या इसका मतलब ये हुआ, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का एक तात्पर्य और हुआ कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। वह किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना वो अल्पसंख्यकों के धर्म को बढ़ावा देगा, ना वो बहुसंख्यकों के धर्म को बढ़ावा देगा। राज्य का या भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। इसका तात्पर्य जो है ये लोकतंत्रात्मक मतलब सीधा सा मतलब है कि राजतंत्र, एक तो होता है राजतंत्र और दूसरा होता है गणतंत्र। तो राजतंत्र में राजा का बेटा जो उसका वारिस है वो जो है राजा बनता है और वो देश को या राज्य को चलाता है, तो वो आपका राजतंत्र हुआ। गणतंत्र में जो भी मुखिया होगा, नेता होगा, वो चुनाव के द्वारा जीत करके आएगा, यानी कि चुना हुआ होगा। तो भारत कैसा है? गणतंत्र देश है। यहाँ का मुखिया जो है वह चुनाव में चुन कर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत आत्मनिर्भर है, भारत अपने सारे फैसले स्वयं लेता है। समाजवादी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर सब मिलकर के साथ काम करते हैं। और समाजवादी साम्यवादी भावना है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि भारत ही के किसी राज्य का या भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देगा। ये जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है, लेकिन ये किसी को बढ़ावा नहीं देता, इसका कोई विशेष धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक में हमने समझा यहाँ का मुखिया चुना हुआ आता है, यह गणतंत्र देश है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर जो भी राजा बनेगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो कुछ भी है, वो
चुन करके ही आएगा। आगे हम देखते हैं और प्रश्न आता है कि जो न्याय है, प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आपका प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे देखें हम, प्रश्न ये भी आता है खूब कि कितने प्रकार की भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता में देखेंगे हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने हो गए आपके? 3 इधर, 2 इधर, 5 हुए। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, कि बात की गई है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। ये जो आपका अखंडता शब्द है, इससे भी प्रश्न आता है कि अखंडता को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। उन शब्दों को समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न और क्या आ सकता है इससे। प्रश्न ये आपकी आ सकता है, तारीख 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है प्रस्तावना बन कर, इस दिन जो है संविधान जो है तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। इसे पूछा जा सकता है, या इसमें जो है आप अगर 49 में प्लस कर देते हैं 57, तो आपका जो है आ जा रहा है संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो इन सारे पॉइंट्स से आपके प्रश्न आएंगे। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से अगर एक बार समझ लेते हैं तो आपके प्रस्तावना से प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो संविधान की प्रस्तावना है, इसकी डेट याद जरूर रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं, प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट जरूर याद रखेंगे। इसमें 2 पॉइंट हैं, प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं और एक पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि के.एम. मुंशी ने
ये जो कि ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली नाम दिया है, यानी कि राजनीति की कुंडली है ये। जो प्रस्तावना है वो राजनीति की कुंडली है, ये के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। ये मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए। ये संप्रभु को आप देख लेंगे। भारत एक संप्रभु देश है। यह अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। भारत किसी का गुलाम नहीं है। यह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भाग पर अपना दावा त्याग सकता है, यानी अपने किसी भाग को ये छोड़ भी सकता है और किसी बाहरी जो सीमा है उसको जीत करके खुद में मिला भी सकता है। समाजवादी का मैंने बताया, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर, जितने भी साधन हैं उस पर निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि साम्यवादी विचारधारा पर निर्भर है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। धर्मनिरपेक्ष, भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी को सरकार से समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक प्रस्तावना भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है। गणतंत्र, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आता है, न कि उत्तराधिकारी के माध्यम से। मैंने बताया था जो वंशानुगत राजा के बेटा राजा बनता था, वो चीज़ भारत में नहीं चलता है। भारत का जो राष्ट्रपति, जो राजा है, वो चुन करके सत्ता में आता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का जो उद्देश्य है, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करना है। यानी कि प्रस्तावना में एक और शब्द छूट गया आपका, बंधुत्व। बंधुत्व का उद्देश्य यही है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे, ना कि वो क्षेत्रवाद हो करके विवाद करेंगे या जाति को लेकर के विवाद करेंगे कि मेरी जाति है, दूसरी जाति है तो इससे विरोध करो, या भाषा किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है, किसी की बांग्ला है, तो उसके हिसाब से एकजुटता करके और भारत में जो है बवाल करो। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बंधुत्व शब्द का जो है बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियां भले ही न हो, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये संविधान के निर्माण प्रारूप समिति के जो सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो प्रारूप समिति थे उसके जो सदस्य थे ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है वह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अगर कोई भी प्रस्तावना को अच्छी तरह से इसका मूल्यांकन कर दे, एक-एक शब्दों का मूल्यांकन कर दे, तो इसमें पूरे संविधान का मूल्यांकन हो जाता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल्यांकन हो जाता है। अब प्रस्तावना से जो प्रश्न आते हैं किस तरह के, उन प्रश्नों को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हैं मेरे समझाने या पढ़ाने के बाद, तो मेरा पढ़ाना सफल होता है। उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, तो आप प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, हमारे संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक की कुंडली किसने कहा है? तो मैंने आपको बताया था, आप एक बार इसे देखें कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपका चौथा ऑप्शन है के.एम. मुंशी। तो आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे प्रजातांत्रिक कुंडली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या आशय है? तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द से ऑप्शन को हम देखेंगे। पहला आपका ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, आपका दूसरा ऑप्शन है राज्य का विशेष धर्म होगा, तीसरा ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं, चौथा ऑप्शन है भारत में अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष से आशय यही है कि राज्य का जो है, ये देखिए आपका ये पूरे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन हैं और इसी तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है आंसर, हम उसी पर जाएंगे। मैंने आपको बार बार समझाया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बात मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन इसका आंसर आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर तभी जानेंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी कि संविधान का भाग है, इस पर बहस हुआ था और ये बहस हुई थी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? मैंने बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। धर्म की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये 3 समानता जो है ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग नहीं है? अब देखें संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है।
सामाजिक न्याय आपका है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति, ये नहीं होगा इसमें, पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। सभी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। तो आपका समष्टिवाद, पहला ऑप्शन है सार्वभौमिकता, दूसरा ऑप्शन है समष्टिवाद, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद और चौथा ऑप्शन है अंतःक्रियावाद। तो आंसर आपका हो जाएगा सार्वभौमिकता, यानी कि यह बात सार्वभौमिक है कि सभी मनुष्य पूर्णतः समान रूप से मानव हैं। कोई छोटा बड़ा मानव, मोटा पतला मानव नहीं है, सभी लोग मानव है पूर्णतः से। तो ये बात सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कैसे प्रारंभ होती है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, हम भारत के लोग, ये आपका पहला ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन प्रजातांत्रिक शब्द, जनता के लिए लोकतंत्र शब्द और जनता के लिए प्रजातंत्र शब्द, ये सब आंसर आपका शुरुआत किससे हो रहा है? हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 1975 में कौन सा शब्द नहीं था? तो जो भारत का संविधान में है, उसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में हुआ था और 1976 में आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो इसमें आपका देखेंगे, पहला अब प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 1975 में कौन सा शब्द नहीं था, यानी कि ये जो तीनों शब्द जोड़े गए हैं, ये तीनों शब्द नहीं रहे होंगे तब 1975 में। तो ऑप्शन देख लेंगे, पहला है समानता, दूसरा है बंधुत्व, तीसरा है अखंडता और चौथा है न्याय। तो आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर ए, आपका थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा, अखंडता। अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो जो 42वें संविधान संशोधन में तीनों शब्द आपके जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, तो ये तीनों आपके इसमें देखें ऑप्शन है अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी। तो ये तीनों तो जोड़े ही गए हैं आपके, लेकिन राजनीतिक जो न्याय है ये पहले से ही था, ये बाद में नहीं जोड़ा। प्रस्तावना से आपके 20 क्वेश्चन लगभग और भी मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में आपके 10 ही क्वेश्चन हैं और मोस्टली जो प्रस्तावना से प्रश्न आते हैं, मैंने इसमें 10 आपके क्वेश्चन में मैंने समझाया है। इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें 20 क्वेश्चन और होंगे प्रस्तावना से, जिससे प्रस्तावना के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको वो तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।